हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज की वीडियो हमारी रहेगी फर्स्ट लेसन बायोलॉजी का, जो कि 11th का है, जो फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें, तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये फर्स्ट लेसन के बहुत छोटा और सिंपल लेसन है। आई होप सारे डाउट आपके क्लियर होंगे इस लेसन में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो लेसन का नाम है लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड से नाम तो यहीं पे क्लियर हो जाता है कि लिविंग वर्ल्ड होता क्या है। मतलब वो जहाँ पर लोग रहते हैं तो उस वर्ल्ड को लिविंग वर्ल्ड कहेंगे सिंपल वर्ड में। अब लिविंग वर्ड अगर एनसीईआरटी के बेस पे जो नोट्स मैंने बनाए ये वही हैं। तो लिविंग वर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये डिपेंड करता है टू क्वेश्चंस के ऊपर। एक, व्हाट लिविंग इज, फर्स्ट क्वेश्चन ये आप देख सकते हो एनसीईआरटी की बुक में, आपको इंट्रोडक्शन में मिल जाएंगे। दूसरा फिलोसफिकल क्वेश्चन है, फिलोसफिकल क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट द पर्पस ऑफ लिविंग। ये दो क्वेश्चन जो हैं ये आपका आंसर देंगे कि द लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। ठीक है, मतलब अगर आपने लिविंग वर्ल्ड के बारे में जानना है तो दो मेन चीजें जो आपके दिमाग में आएंगी कि लिविंग क्या होता है और लिविंग का पर्पस क्या है। ठीक है, ये फिलोसफिकल है। अगर आप साइंटिफिक स्टडी कर रहे हो तो आप सेकंड वाले को रिजेक्ट कर दोगे, सिर्फ पढ़ोगे व्हाट लिविंग इज। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे की बात करते हैं। कह रहा है कि बात करते हैं अगला जो वहाँ टॉपिक दिया है एनसीईआरटी की बुक पे, वो है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी होता है वेराइटी ऑफ लिविंग बीइंग, या कह सकते हो वेराइटी ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, ऐसे ही लिख लें। एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते हैं उसे क्या बोलते हो, या कोई स्पीसीज रहती है उसे क्या बोलते हो, उनकी वेराइटीज़ को आप डाइवर्सिटी कहोगे। ठीक है, तो वेराइटीज सिंपल लैंग्वेज में आप डाइवर्सिटी कहोगे। अगर वर्ड आता है बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब लाइफ होता है, बायो का मतलब लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब वेराइटी। मतलब एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया या एक बड़े से एरिया को लेकर चलो, उसमें कितनी वेराइटीज के लोग रहते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब मिलाकर आपकी क्या बनती है, बायोडाइवर्सिटी बनती है। ठीक है, एनसीईआरटी के मुताबिक अगर हम बात करें तो 5 से 50 मिलियन तक स्पीसीज अप्रोक्सीमेट पाई जाएंगी। कहां पर, या पाई जाती हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, बट इंसान कितनी ढूंढ पाया आज दिन तक, 1.7 टू 1.8 के बीच में, मिलियंस में, मीन 17 लाख से 18 लाख के बीच में। याद रखेंगे आप, इतनी स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ढूंढ पाए आज दिन तक। क्लियर हुआ? ठीक है, और आने वाले वक्त में और डाटा इसका चेंज हो सकता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि 1.7 1.8 मिलियन स्पीसीज हमने ढूंढी हैं आज तक, जो हमने जिनके बारे में रिसर्च की है। और कह रहा है कि ऑल प्लांट एंड एनिमल इज अवर एरिया नाउन बाय देयर लोकल नेम। देखो एक और बात आ जाती है कि इसके आगे का टॉपिक कहता है, हम टैक्सोनॉमी में जा रहे हैं, तो टैक्सोनॉमी पढ़ना क्यों जरूरी था, क्यों टैक्सोनॉमी क्यों बनाना जरूरी था, उसके पीछे कारण क्या था कि लोकली हम हर एक प्लांट को अलग अलग नाम से पुकारते हैं अपने एरिया में। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे एक पेड़ पाया जाता है जिसको मन्नू कहते हैं। ठीक है, सेकंड जगह पे जाओगे उसका नाम कुछ और होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को, अलग थलग चीज़ों को एक जैसा नाम से पुकारे जाने के लिए हमें एक सिस्टम बनाना था, कुछ प्रिंसिपल्स बनाने थे जिनके ऊपर उनका नाम दिया जाए और वो नाम हर जगह पे क्या हो, सेम हो। इसके लिए हमने क्या लाया, एक चीज़ लाई जिसका नाम था टैक्सोनॉमी। क्या लाई हमने, टैक्सोनॉमी, या कह सकते हो नोमेनक्लेचर। क्या लाया हमने, नोमेनक्लेचर। तो बात आ गई आपकी किसके ऊपर, व्हाट इज नोमेनक्लेचर। क्लियर हुई बात मेरी? ठीक है, नोमेनक्लेचर क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम लाया और उस स्टैंडर्डाइज सिस्टम का नाम था नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर आपको पॉसिबली कहता है कि हम क्या करते हैं हर एक जगह पे, ये हमें मदद करता है कि हर एक जगह पे सेम नेम देने के लिए। मतलब वही नाम आपको अपने एरिया में भी दिखेगा, दूसरे एरिया में, किसी दूसरी स्टेट में, दूसरी कंट्री में जाओगे तो उसी नाम से पुकारा जाएगा वो प्लांट या वो एनिमल। ठीक है, वो नाम देने में आपकी मदद जो करेगा वो है नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर एक ब्रांच है जिसमें हम नाम देना शुरू करते हैं या नाम देना सीखते हैं एक तरीके से। ठीक है, क्लियर हुई बात मेरी, इसमें कोई डाउट? ठीक है, और सबसे पहला आपका वहां काम रहता है कि स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफिकेशन जरूरी है कि स्पीसीज क्या है, किस तरह से है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद ठीक है हम कुछ और प्रोसेस से गुजर कर हम वहां पर पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए
देखो, हर एक का अपना अपना अलग अलग नाम देना, उनका यूनिक नेम देना, उसके लिए हमने एक यूनिक प्रिंसिपल बनाया और एक क्राइटेरिया बनाया, ठीक है, ताकि हर एक को एक अलग नाम दिया जाए, ठीक है, याद रहेगा आपको, क्लियर बात। चलिए, उसके लिए स्टार्टिंग पे एनसीईआरटी के मुताबिक प्लांट का जो नाम देने की ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी आईसीबीएन। ये पूछ सकता है आपको, व्हाट इज आईसीबीएन? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और जोलॉजिकल नेम, एनिमल के नेम देने के लिए हमने आईसीजेडएन बनाया, जो था इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये इसकी एब्रीविएशन थी, ये दोनों आप याद कर लें। इस लेसन में से मेरे हिसाब से यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कि आल्सो इंश्योर दैट कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, और वो नेम यूनिक होना चाहिए। ये काम इनका था, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का। फॉर दैट वी शुड फॉलो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस चीज़ के लिए हमने कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल यूज़ करने। यूनिवर्सल प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल हुए? जो हर एक कंट्री में सेम हो। मतलब अगर कहीं पर भी कोई प्लांट डिस्कवर होता है, ठीक है, तो नाम देने के लिए हम वही प्रिंसिपल यूज करेंगे जो बाकी कंट्रियों में भी यूज होते होंगे, सेम प्रिंसिपल होंगे, ठीक है, वही सब जगह यूज करेंगे और नाम भी इसी वजह से सेम तरीके से पड़ेगा और वही नाम हर एक कंट्री में पुकारा जाएगा, ठीक है, क्लियर बात। चलिए, तो फिर कह रहा है कि वो प्रिंसिपल के मुताबिक हम किसी का भी अगर नाम देंगे तो वो कितने नाम होने चाहिए, कितने कंपोनेंट होने चाहिए नाम के? 2। एक जेनरिक कंपोनेंट होना चाहिए और दूसरा स्पेसिफिक कंपोनेंट होना चाहिए। मतलब एक जेनरिक नेम जो जीन के बेसिस पे होगा उसके, और दूसरा स्पेसिफिक नेम होना चाहिए जो सिर्फ उसका। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके थोड़े जेनेटिकली वो सेम होते हैं, तो जेनेटिक नेम सबका सेम होगा, ठीक है, बट एक नेम खाली उसके लिए स्पेसिफिक नेम, वो नाम हो गया स्पेसिफिक नेम हो गया। याद रहेगा आपको, इस तरह के सिस्टम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था कार्लस लिनियस ने, जिस सिस्टम को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाई का मतलब कहीं भी यूज करोगे 2, नोमियल मतलब नाम, मतलब किसी भी स्पीसीज के अगर आपने नाम देने हैं तो वो कितने नाम होने चाहिए स्टूडेंट्स? वो 2 नाम होने चाहिए, ठीक है। एक होना चाहिए जेनरिक, दूसरा क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक। एग्जांपल के तौर पे जैसे आपके पास आ गया मैंगीफेरा इंडिका। व्हाट इज मैंगीफेरा इंडिका स्टूडेंट? मैंगीफेरा इंडिका एक नाम है, ठीक है, किसका नाम है? मैंगो का, ठीक है। ये मैंगीफेरा जो है ना, ये जीनस है और जीनस नेम है, और इंडिका स्टैंड फॉर स्पेसिफिक नेम, ठीक है, याद रहेगा आपको। इस तरह से हम ऑर्गेनिज्म के 2-2 नाम देंगे हमेशा। आई होप मेरा पहला पढ़ाया हुआ आपको सब क्लियर हो गया होगा। ये कुछ सीबीएसई के नोट्स थे, हम इससे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ग्राउथ तो सबको पता होगा कि ग्राउथ क्या होता है। एक और बात, एक क्वेश्चन था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या क्वेश्चन था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहला क्वेश्चन हम यही पढ़ेंगे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह से पहचाना जाता है। तो पहला, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ग्रो करता है। हमें कैसे पता चलता है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? उसकी ग्राउथ से। हम ग्राउथ को डिटेक्ट करके पता लगा सकते हैं कि वो लिविंग है। पहली बात क्लियर हुई। चलिए, सेकंड, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रिप्रोडक्शन, मतलब वो रिप्रोड्यूस करता है ताकि अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके। तीसरा, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है? वो सम टोटल रिएक्शन, वो सारी रिएक्शंस या वो सारे प्रोसेस जो आपकी बॉडी करती है आपको जिंदा रखने के लिए, ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर सारी की सारी रिएक्शंस होती हैं, वो सारी आ जाती हैं मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म 2 तरह की होती हैं, एक जो प्लांट में और दूसरी किस में हो? एनिमल्स में हो। जो प्लांट्स में होती है उन्हें एनाबोलिज्म कहते हैं, और जो किस में हो? एनिमल्स में हो उन्हें कैटाबोलिज्म कहते हैं। क्लियर बात मेरी? बस इतना याद रखें तभी याद रहेगा। एनाबोलिज्म याद रखें, कैटाबोलिज्म खुद याद हो जाएगा, या कैटा याद रखें तो एना खुद याद हो जाएगा, याद रखें आप। चलिए, उसके बाद हर एक जिंदा चीज ना एक रिस्पॉन्स करती है टू आउटसाइड स्टिमुली, ठीक है। जैसे कि आपको कोई टच करेगा, ठीक है, आपको कोई पिन लग रही है तो आप उसके खिलाफ क्या करोगे? रिस्पॉन्स, मतलब साइड हट जाओगे, ठीक है, उसको स्टिमुली कहते हैं। क्लियर बात मेरी?
किसी एक्शन के खिलाफ, मतलब रिएक्शन करना, इसको स्टिमुली कहेंगे। तो चाहे वो प्लांट क्यों ना हो, प्लांट भी उसके खिलाफ क्या करते हैं, मतलब रिएक्शन करेंगे। जैसे टच मी नॉट प्लांट हो गया, तो वो क्या करता है, अपने पत्तों को क्लोज कर लेता है, तो उससे पहचान भी हो सकती है आपकी वो चीज़ क्या, लिविंग। एक डेड चीज़ है, वो रिस्पॉन्स नहीं देगी। डेड को आप पकड़ के हिलाओगे तो क्या वो हिलेगा? नहीं हिलेगा, ठीक है। तो दैट इज नाउन एज स्टिमुली। क्लियर हुआ? या रिस्पॉन्स कह सकते हो, सेंसेस कह सकते हो, उनकी सेंसेस होंगी लिविंग की, नॉन लिविंग की सेंसेस नहीं होंगी। क्लियर? उसके बाद डाइवर्सिटी में क्लियर करवा चुका हूं, वैरायटी होती है। बायोडाइवर्सिटी एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लिविंग बींग रहते हैं। क्लियर? नोमेनक्लेचर नाम देना, हर एक को अपना एक स्पेसिफिक नाम देने की कला को या आर्ट को हम क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर। ठीक है। और नाम देने के लिए सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसका पहले कहीं नाम दिया है या नहीं दिया। ठीक है। क्या चीज़ है, कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करती है, कौन से जीन्स हैं इसके अंदर, और उसका नाम क्या हो सकता है, तब जाके इसका नाम दिया जाता है। ठीक है। नोमेनक्लेचर तो पता ही आपको, यूनिक नेम देना ऑर्गेनिज्म का, उसे नोमेनक्लेचर कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ, एसोसिएटिंग एन ऑर्गेनिज्म विद इज यूनिक नेम इज कॉल्ड आइडेंटिफाई। मतलब जो उसको यूनिक नेम देने के लिए हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, वो दैट इज नाउन एज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। आईसीबीएन में करवा चुका हूं आपको, आईसीजेड करवा चुका हूं। ठीक है। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल नेम। जस्ट अभी बताया था, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है। ये नाम देने वाली टेक्निक को, ठीक है, किसने लाया था? कार्लस लीनियस ने लाया था। किसने लाया था? कार्लस लीनियस ने लाया था, याद रखेंगे। ठीक है। बायोलॉजिकल नेम है, दो नाम दिए जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं आगे। कह रहे हैं कि हम हमेशा क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल नेम देने के कुछ रूल्स होते हैं। हम ऐसे ही बायोलॉजिकल नेम नहीं दे सकते। पहली बात, बायोलॉजिकल नेम तभी देंगे जब भी तो किस में होंगे, हमेशा लेटिन में होंगे या फिर रिटन इन इटालिक्स होंगे। ठीक है। जनरली लेटिन होते हैं और लिखने का स्टाइल उनका इटालिक्स होगा। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए उसके बाद फर्स्ट वर्ड जो होगा वो जीनस होगा, और सेकंड नेम जो होगा वो स्पेसिफिक होगा, पहले से पढ़ चुके हो। फोर्थ रूल कहता है कि बोथ वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम हैंड रिटन होने चाहिए, अंडरलाइन होने चाहिए, आर प्रिंटेड इन इटालिक्स में हो। ठीक है, क्योंकि इन सब का नाम का ओरिजिन जो था वो लेटिन था, तभी ऐसा किया जाता। अगला है कि फर्स्ट लेटर, जैसे मैंगो का या मैंगीफेरा का फर्स्ट लेटर एम कैपिटल होगा। ठीक है। इंडिका का फर्स्ट लेटर जो होगा वो स्मॉल आई होगा, याद रहेगा। फर्स्ट में जो जेनरिक नेम होगा, जीनस नेम होगा, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो स्पेसिफिक नेम होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। उसके साथ साथ में जो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि अगर डिस्कवरर का नाम साथ में दोगे तो मैंगीफेरा इंडिका साथ में लिन लिख दोगे, क्योंकि डिस्कवर करने वाले का नाम लीनियस था। ठीक है, LINN कर देंगे। तो इस तरह से हम उसके डिस्कवरर का नाम भी साथ में दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक था टेक्सोनोमिकल कैटेगरी एंड हायरार्ची। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप। याद रखना, क्लासिफाई करना क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए हम क्लासिफाई करते हैं। कि क्लासिफाई करना जरूरी क्यों है? क्योंकि पढ़ना आसान हो जाता है। क्लासिफिकेशन होता है उसको एक क्लास में रखना, एक ऑर्डर में रखना, जिससे पढ़ने में आसानी हो जाए आपको, ये उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। याद रहेगा आपको। मतलब जैसे हम बच्चों को क्लासेस देते हैं, जब जैसे से उनकी स्टडी हम करवाते हैं, उनका रैंक बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, तो हम उनकी क्लासेस भी चेंज कर लेते हैं। क्लियर? समझ गए आप? ठीक है। इसी तरह से ऑर्गेनिज्म को इजीली पढ़ने के लिए हमने उन्हें क्लासीफाई किया। उनको किस में, किंगडम में किया, फाइलम में किया, ठीक है, सब फाइलम में किया। इस तरह से पढ़ने में हमें क्या हो जाएगी? आसानी। हम एक फाइलम के बारे में पढ़ेंगे, फाइलम में से किसी एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो बाकियों के बारे में थोड़ा बहुत हमें गेस हो जाता है। इसलिए क्लासीफाई करके पढ़ना जरूरी है। तो क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया। तो कह रहा है कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है, बट उसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं वन बाय वन करके, जिसमें हम उनको रैंक या कैटेगरी मतलब कह सकते हैं, वो उनको देने में हमें आसानी होती है। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट। ये कैटेगरी तो सबसे मेन पार्ट है किसका? टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट का। तो साथ में कह रहा है कि
इट इज कॉल्ड द टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ठीक है, हम टेक्सोनोमिक कैटेगरी का इस्तेमाल करके उसको अरेंज करने की मतलब कोशिश करते हैं, और साथ में ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, जितनी भी सारी की सारी कैटेगरीज होंगी उन सबको हम टेक्सोनोमिक हायरार्ची कहते हैं। क्लियर बात। चलिए आगे कह रहा ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी को हम यूनिट मान के चलेंगे। मतलब जैसे कि ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, ठीक है, वो जानवर जो 2 टांगों पे चलते हैं और वो जानवर जो 4 टांगों पे चलते हैं, ठीक है, लेग्स के ऊपर अगर बात करेंगे या वे ऑफ वॉकिंग के ऊपर बात करेंगे, ये एक कैटेगरी होगी। उनकी ईयर्स की बात करेंगे, उनकी हैबिटेट की बात करेंगे, मतलब वो कहाँ रहते हैं। तो इस तरह के हम अलग अलग यूनिट्स को देखकर कंपेयर करके उनको मेयर करके हम क्या करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, और उनको रिप्रेजेंट करते हैं एक रैंक, और इसी रैंक को हम टैक्सोन कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। क्लियर हुई बात। चलिए आगे, हमारे पास टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है। हमारे पास सबसे पहले आती हैं स्पीसीज। स्पीसीज मिलके जीनस बनाती हैं, जीनस मिलके फैमिली बनाती हैं, फैमिली मिलके ऑर्डर बनाती हैं, तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर मिलके क्लास बनाएंगे, और सेम क्लासेस वाले ग्रुप मिलकर फाइलम बनाएंगे, और सेम फाइलम वाले मिलके क्या बनाएंगे, किंगडम बनाएंगे। अब अगर कोई पूछे सबसे बड़ा क्या है, किंगडम, सबसे छोटा क्या है, स्पीसीज। याद रहेगा आपको। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, जब सेम स्पीसीज को इकट्ठा जोड़ोगे, बहुत सारी मतलब सेम तरह की स्पीसीज को, तो जीनस बनेंगे। जीनस सेम स्पीसीज, सेम तरह के जीनस वालों को इकट्ठे ग्रुप में पढ़ोगे या इकट्ठे रखोगे तो फैमिली बनेगी, फैमिली को रखोगे ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर को मिलाकर पढ़ोगे ग्रुप ऑफ, जब ऑर्डर आएगा तो उसे क्लास कहेंगे, तो ग्रुप ऑफ क्लासेस की स्टडी करोगे तो फाइलम कहेंगे, और ग्रुप ऑफ फाइलम को कहेंगे, पढ़ेंगे, इकट्ठे रखेंगे, पढ़ने के लिए आसानी मतलब बनेगी आपकी, और इकट्ठे रखकर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसे किंगडम कह के पढ़ेंगे। क्लियर बात। ठीक है, तो ये वही नीचे दिया और कुछ नहीं है इसमें। चलते हैं आगे। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं आपके सामने। तो पहली एग्जाम्पल क्या कह रही है कि जैसे मैन है, तो मैन के बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमोसैपिन। होमोसैपिन इंसान का बायोलॉजिकल नेम है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, याद रखिए आप, सिंपल वाले, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो जीनस नेम इसका होमो है, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्रीमेटा, क्लास मैमलिया, क्योंकि किस क्लास में पाया जाता है, मैमलिया से, और फाइलम कॉर्डेटा। क्लियर, समझ गए। हाउस फ्लाई को क्या बोलते हैं, मुस्का डोमेस्टिका, तो जीनस मुस्का, फैमिली मुस्किडेई, ठीक है, ऑर्डर डेप्टेरिया, और क्लास इंसेक्टा, और फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसी तरह से हम इनकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज टेक्सोनोमिक एड्स। ठीक है, टेक्सोनोमिक ऐड क्या होती हैं, दिस हेल्प साइंटिस्ट कीप अ रिकॉर्ड एंड स्टडी कॉमन एंड अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट। हम टेक्सोनोमिक ऐड का इस्तेमाल करके हम रिकॉर्ड बना सकते हैं, कॉमनली स्टडी कर सकते हैं, और अनकॉमन कैरेक्टर, मतलब सिंपल सी बात है कि हम यहां पर रिकॉर्ड बना सकते हैं किन चीजों को कंपेयर करके, उनके कॉमन कैरेक्टर को देखकर, जिनको सिमिलरिटीज कहते हैं, और अनकॉमन डिसिमिलरिटीज को देखकर उनको अलग अलग रख सकते हैं, मतलब अलग अलग कंपेयर करके उनको हम उनकी स्टडी कर सकते हैं। दिस स्टडी हेल्प देम टू डिसाइड, ये हमें मदद करता है डिसाइड करने में करेक्ट प्लेस, कि उसको कौन सी कैटेगरी में रख सकते हैं। क्लियर। हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम हो गया कलेक्टेड प्लांट, जिनको जो आपके एरिया में अवेलेबल ना हो, इजीली अवेलेबल ना हो, दूर दराज के इलाकों में पाए जाते हो, किसी दूसरी स्टेट के हो, तो अगर कोई वहाँ पे जा सकता है तो वो वहाँ से प्लांट लेकर आ सकता है, उसके लीफ, ठीक है, विद स्मॉल ब्रांच, ठीक है, एक गत्ते के बोर्ड के या बोर्ड के ऊपर उसे चिपका दो, ठीक है, और उसे लेबल कर दो, उसके पत्तों वगैरह के ऊपर नाम, पत्तों के साइड पे नाम दे दो, पत्तों की शेप कैसी है, कौन सा प्लांट था, ठीक है, उसका बोटेनिकल नेम क्या है, और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कौन सा फाइलम है, ठीक है, ये सब कुछ नॉलेज उसके ऊपर दे दोगे, दैट इज नाउन एज हर्बेरियम। याद रहेगा, मतलब स्पेसिमेन कह सकते हो, किसी प्लांट का छोटा सा पार्ट आप प्रिजर्व करके रख दो, दैट इज नाउन एज हर्बेरियम, जो आपको पढ़ने में, उस प्लांट को समझने में आपकी हेल्प करे। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, जस्ट लाइक ए जोलॉजिकल पार्क, ठीक है, और कुछ नहीं है, जहां पर हम स्पेशल केयर में प्लांट्स को रखकर प्रिजर्व करते हैं, और इससे एक और फायदा रहता है, हमें रिसर्च करने में आसानी होती है।
समझ गए? पढ़ने के लिए हमें आसानी होगी, हमें दूर दूर जाकर प्लांट्स को ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बोटानिकल गार्डन बनाए जाते हैं, दूसरा प्लांट को प्रिजर्व करना, उनको स्टडी करना, उनको बचाए रखने के लिए इसको बनाया जाता है। आगे है व्हाट इज म्यूजियम। म्यूजियम में डेड एनिमल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है, लाइक एज डोडो, ठीक है, कुछ म्यूजियम में रखा जाता है। ऐसे ही और भी चीज़ें, जैसे डायनासोर का एक स्केलेटन मिल जाए तो उसको प्रिजर्व करके रखेंगे जहां पर, दैट इज नोन एज म्यूजियम। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, ये भी स्टडी करने के लिए मदद करता है आपको स्पेसिमेन ऑफ एनिमल स्पीसीज। सर्टन फेरोसियस एनिमल आर इजियर टू स्टडी जूलॉजिकल पार्क। आप मतलब कुछ एनिमल्स को वहां पे आप जाके पढ़ सकते हो इजीली, ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे, की क्या होती हैं, व्हाट इज की? Keys are pair of contrasting character out of which either of the character is carried forward across generation and another is discarded to gain better adaptability। देखो उन ऑर्गेनिज्म ने किस तरह से बेटरली अडॉप्ट किया, ठीक है, पहले कैसे थे और बाद में चेंज होके उनके अंदर किस तरह की चेंजेस आई, ठीक है, पहले कैसे रहते थे और आज कैसे रह रहे हैं, पहले कैसे खाते थे और आज कैसे खा रहे हैं, पहले क्या क्या पहनते थे और आज क्या क्या पहन रहे। दैट इज नाउन एज, कुछ की फैक्टर्स कहते हैं इनको, सिंपली याद रखें आप, इनको कीज कहेंगे, मतलब पॉइंट्स, ठीक है, फैक्टर्स, ठीक है, जो आपको मदद करते हैं चीजों को पढ़ने में, ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक इज मैन्युअल एंड रिकॉर्ड। सिंपल पता चल रहा है, मैन्युअल और रिकॉर्ड क्या हुआ, जो आपको हिस्टोरिकल डाटा दें किसके बारे में, फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा हो गए प्लांट और फाना हो गए एनिमल, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले, ठीक है, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ आपको पढ़ने में आसानी कराएं, दैट इज नाउन एज मैन्युअल एंड रिकॉर्ड। क्लियर हुई बात मेरी? एक और बात, वर्ड आता है सिस्टमैटिक। क्या आता है? सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक भी क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म के नाम देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक सिस्टम को अप्लाई करके उसका नाम देंगे, दैट इज नाउन एज सिस्टमैटिक। आज के लेसन में इतना ही, अगर अच्छे से क्लियर हुआ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट रहा तो कमेंट करें, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा।